हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नर का चैप्टर, अब जो गवर्नर का चैप्टर है दैट्स वेरी मच सिमिलर टू प्रेसिडेंट का चैप्टर, तो ये काफ़ी क्विकली हो जाएगा। तो जिस तरह जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो नॉमिनल हेड होते हैं, उसी तरह जो ही इज़ द नॉमिनल हेड, अब उसी के हम पैरेलली गवर्नर चलाएंगे। लेकिन जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे कोई वाइस गवर्नर नहीं होते। सो गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। क्या रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं? नॉमिनल ही होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल होते हैं वैसे ये भी नॉमिनल ही होते हैं। एंड ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या ये बंदा 2 स्टेट्स का गवर्नर हो सकते हैं? हाँ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अलाउ कर दिया गया था दैट द सेम पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। क्या गवर्नर इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड के हिसाब से इसका कोई इलेक्टोरल कॉलेज होता है क्या? नहीं, देयर इज़ नो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट का तो होता है इलेक्टोरल कॉलेज, पर इसका कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता। एंड he or she is appointed by the president under his warrant and seal, and इसलिए बोला जाता है दैट ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं के एडवाइस पे ही तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कोई मनगढ़ंत तो नहीं कर नॉमिनेट कर देते, बट it is an independent constitutional post and is not directly under the control of the central government। ठीक है, फिर आ जाती है बात कि ये लिया कहाँ से गया है। ये लिया गया है कैनेडियन मॉडल से। So this has been taken from the Canadian model. Governor is taken from the Canadian model. इसमें क्या क्या इसके क्वालिफिकेशंस क्या लिखे हैं? सो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो बंदा एक तो सिटीज़न होना चाहिए देश का, और वो एटलीस्ट 35 ईयर्स, 36 लग रहा है ये, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। अब जब भी हम गवर्नर या सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो कौन सा कमीशन का जिक्र आता है? ये सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन 1983-88, वो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थे। ही सेड दैट ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, ही शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ही शुड बी डिटैच फिगर, नॉट इंटीमेटली कनेक्टेड। डिज़ायरेबल ट्रेट ये होता है कि कोई पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी का ना अपॉइंट किया जाए गवर्नर। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो रिकमेंड करी थी। एंड देन जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर आर्टिकल 155 का आप अमेंड कर लो। अब जो वाइस प्रेसिडेंट, 2 लोग हैं जिनको कंसल्ट किया जा सकता है। एक तो वीपी वाइस प्रेसिडेंट, ये कितना मोटा क्यों चल रहा है ये, एक वाइस प्रेसिडेंट जी एंड स्पीकर जी, इनको कंसल्ट किया जा सकता है जब हम गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हों। एंड कौन कंसल्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट्स देम, एंड कॉन्फिडेंशियल और इनफॉर्मल ये सब होना चाहिए। अब इनको अपॉइंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, वो इनको मतलब ओथ दिलवाते हैं। अपॉइंट तो इनको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे कौन आएगा? CGF स्टेट ऑफ दैट स्टेट। ये ओथ, क्या इनकी ओथ शेड्यूल 3 में गिवन है? नो, इनकी ओथ नहीं गिवन है 3rd शेड्यूल में। किन लोगों की नहीं है? प्रेसिडेंट की नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, गवर्नर की नहीं है। सो चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने जिसको नियुक्त किया है वो उनको ओथ दिलवाते हैं। और शुड गवर्नर बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? नो, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऐसा कोई भी बंदा जो या तो MP है या MLA है, अगर वो गवर्नर बन जाता है तो इट इज़ डीम्ड कि उनकी वो सीट वेकेट हो गई है ऑन द डे कि जब वो एंटर करते हैं। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो विदाउट रेंट यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल रेसिडेंट को। एंड व्हेन द सेम पर्सन इज़ अपॉइंटेड एज द गवर्नर, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उनके अलाउंसेस वगैरह। क्या इनको इम्यूनिटी मिलती है? हाँ, इनको इम्यूनिटी मिलती है जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट।
नंबर ऑफ़ प्रिविलेजेस मिलती हैं, पर्सनल इम्यूनिटी एंड लीगल इम्यूनिटी, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हर ऑफिशियल एक्ट्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते पर्सनल एक्ट्स के लिए, पर 2 महीने का नोटिस देके आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर पर्सनल एक्ट्स। टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का होता है। क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है? हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, जब हो तब वो उनको कह सकते हैं रिज़ाइन करो, कर दो। एंड इसलिए सूर्य नारायण केस में हुआ भी था कि जस्टिफाइबल नहीं है, कि क्योंकि गवर्नर के पास फिर तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहा नहीं। एंड नॉर्मली भी जब गवर्नर को रिज़ाइन करना हो तो वो अपना जो लेटर है वो किसको करवाते हैं, एड्रेस किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को। क्या प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं गवर्नर को टू वन स्टेट टू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर से फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म? हाँ, कर सकते हैं। अभी तमिलनाडु के गवर्नर को करा था ना। फर्दर गवर्नर जिनका टर्म एक्सपायर हो गया है, क्या उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ, रीअपॉइंट किया जा सकता है इन द सेम स्टेट और इन सम अदर स्टेट, एंड ही कंटिन्यूज़ इन ऑफिस जब तक उनके सक्सेसर नहीं आते, ताकि पीछे कोई इंटररिग्नम ना रहे। तो ये तो हो गई एक बात। अगर कोई भी नहीं है गवर्नर के लिए तो द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविज़न, जैसे उनको लगे कि अगर ही इज़ नॉट present and he or she thinks fit for the discharge of functions of the governor in any contingency, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो क्या होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में बी अपॉइंटेड टेम्पररी टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, कि अगर वो नहीं है तो कौन डिस्चार्ज करेगा? जैसे प्रेसिडेंट में तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर की। तो जो गवर्नर के पास भी वही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं और डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं उनके पास, इमरजेंसी पावर्स हैं। गवर्नर के पास वो सब मामला नहीं है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स। ये एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव। हाँ, तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के किसके नाम में होते हैं? उनके नाम में होते हैं। वो रूल्स बना सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर करते हैं। अब इसके अंदर जब मिनिस्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक ट्राइबल मिनिस्टर होना ज़रूरी है इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया था बाय 94th अमेंडमेंट। फिर वो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को वो अपॉइंट करते हैं। स्टेट सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन को वो अपॉइंट करते हैं। बट क्या उनको रिमूव भी कर सकते हैं? ये नहीं, उनको ये रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल का, तो इनका जो रिमूवल है वो उसी हिसाब से होता है जैसे किसी हाई कोर्ट के जज, हाँ, जैसे किसी हाई कोर्ट के जज का हो। लेकिन अगर आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर स्टेट सर्विसेज कमिश्नर, इन सब की अगर आप बात कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कि अगर आप बात कर रहे हैं तो दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट चाहे ये कर देते हैं बट नॉट बाय द गवर्नर। वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं चीफ मिनिस्टर से, ही कैन रिक्वायर एंड ही कैन ऑल्सो रिकमेंड constitutional emergency in a state to the president, or during the period of president rule governor enjoys extensive executive power as an agent of the president. तो तब governor acts as an agent of the president. तो governor agent of president during emergency. अब एक और कि ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ही ऑल्सो अपॉइंट्स दी एंड वो VCs को भी अपॉइंट करते हैं ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट्स।
लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? दैट ही कैन समन एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड रिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेचर को वो एड्रेस कर सकते हैं द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. वो मैसेजेस भेज सकते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड वो नॉमिनेट करते हैं 1/6 of the members of state legislative council from वही स्पेशल नॉलेज एमरजेंस और वो सब जो लोग हैं वो ये नॉमिनेट करते हैं. तो जिस तरह राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट जी, उसी तरह इसमें भी ये नॉमिनेट कर देते हैं. इसमें 1/6 वहाँ 12. अब जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसके डिस्क्वालिफिकेशन के, वो इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन में ये डिसाइड करते हैं. अब जब भी कोई बिल आता है गवर्नर के पास, वही बात है, या तो असेंट दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या एक चौथा ऑप्शन भी है, प्रेसिडेंट को कह दें कि आप देख लो. अब वो मना कब कर सकते हैं? मना वो कर सकते हैं, फिर बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई. अगर वो रिज़र्व कर देते हैं अब इसमें भी एक केस है जहाँ पे ऑब्लिगेटरी है कि उन्हें प्रेसिडेंट से पूछना ही पड़ेगा. अगर कोई भी बिल इंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, तो गवर्नर जो है वो इट्स ऑब्लिगेटरी कि वो प्रेसिडेंट से का ओपिनियन, मतलब ही शुड रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट. और जब उनको लगे कि कोई प्रोविजन इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट TPSP, अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो गई, या कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब केसेस में गवर्नर कैन रिजर्व. एंड ये सब सोली सोराब जी जो फॉर्मर AG रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने ये कुछ केसेस आइडेंटिफाई किए थे. अब क्या वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकते हैं? हाँ, जैसे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, एंड इनको भी अप्रूव करना पड़ता है विदिन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स री-असेंबली. दीज ऑर्डिनेंसेस हैव टू बी अप्रूव्ड व्हेन दे सीज टू ऑपरेट. क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं उन ऑर्डिनेंस को? हाँ, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. DC वाधवा का वो केस भी था सुप्रीम कोर्ट में, जब बिहार में गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमलगेटेड इतने सारे ऑर्डिनेंसेस, 250 पता नहीं कितने. सो द कोर्ट रूल्ड कि ये सेम सक्सेसिव प्रोमलगेशन से आप बाईपास करना चाह रहे हो, जो नॉर्मल रूट है. फिर ही ऑल्सो लेज द रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑन द स्टेट. इन सब रिपोर्ट्स को भी स्टेट लेजिस्लेचर में कौन ले करवाते हैं? गवर्नर जी ले करवाते हैं. फाइनेंशियल पावर, अगेन यहाँ पर बात आती है. फिर सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल पावर की बात आ गई, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेट का बजट होता है, इट्स लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. मनी बिल की जब बात आ जाती है, तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, उसमें उनका प्रायर रिकमेंडेशन लगता है. No demand for grant can be made except on his or her recommendation. He or she can make advances out of contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure. वो फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कंटिजेंसी फंड में से वो पैसे निकाल सकते हैं. जुडिशियल पावर की बात करते हैं, तो इसमें एक हल्का सा कैच आता है. पहले तो ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ ऑफ द स्टेट, एनी ऑफेंस रिलेटेड टू द स्टेट, जहाँ पर स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होता है वहाँ तक. He or she is consulted by the president by appointing the judges of concerned state high courts. हाँ, प्रेसिडेंट उनसे बातचीत करते हैं जब स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. प्लस जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, दे आर मेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट. जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज के हैं, वो भी इनसे कंसल्टेशन ली जाती है. अब जैसे हमने जुडिशियल पावर्स की बात की, तो इसमें एक हल्का कैच ये आता है कि अगर किसी भी एक तो कोर्ट मार्शल में इनकी नहीं चल पाती, प्लस अगर किसी भी सेंटेंस में डेथ सेंटेंस की बात होगी, तो भी गवर्नर कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो डेथ सेंटेंस स्टेट के लॉ से क्यों ना मिला हो, उसमें प्रेसिडेंट जी को ही आना पड़ेगा.
अब हम एक बार पावर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं गवर्नर की एंड प्रेसिडेंट की, या हम पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कर लेते हैं गवर्नर की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है था, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ इंडिया। अब जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में लाई करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ कितना बोला गया है कि 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। अब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। हाँ, गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर बाकी लोगों को फिर अपॉइंट करते हैं। एंड कहीं कहीं पर गवर्नर अपने हिसाब से सिचुएशनल डिस्क्रिशन उनको मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी उनको मिलता है। अब क्या है, जब भी अब एक बात इसमें ये भी है दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर कि एक तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो ये कि जो भी डिस्क्रिशन की बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए तो तय कर रखी है कि वो कब कब अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन पे कर सकते हैं एक्ट, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो नहीं लिख रखा है। सेकेंडली, मिनिस्ट्रियल एडवाइस प्रेसिडेंट पर तो बाइंडिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी गवर्नर के लिए नहीं कहा गया है। तो गवर्नर इज़ नो सच प्रोविजन हैज़ बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ये बात क्लियर करता है दैट वेदर if a question arises whether a matter falls within governor's discretion not, the decision of the governor is final and the validity of anything done by him or her cannot be called into question on the ground that he or she ought or ought not to have acted in his or her discretion। तो इसीलिए गवर्नर की पोस्ट काफ़ी पावरफुल भी समझी जाती है। तो अगर अभी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि वो उनके पावर के अंदर आता है या नहीं आता है, तो ये तय भी कौन करेंगे, गवर्नर जी खुद ही तय करते हैं। एंड 42nd अमेंडमेंट में मिनिस्ट्रियल एडवाइस को प्रेसिडेंट पे तो बाइंडिंग बनाया गया है, पर गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। और कहाँ कहाँ केसेस हैं जहाँ उनके पास डिस्क्रिशन आता है। पहला तो वो डिसाइड करेंगे कि वो प्रेसिडेंट के लिए उनको रिजर्व करना है बिल या नहीं। दूसरा, प्रेसिडेंट का रूल स्टेट में लगना चाहिए, वो भी वही डिसाइड करते हैं। तीसरा, अगर वो कितना अमाउंट पेएबल है टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्वायरिंग फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये सब अमाउंट का भी क्वेश्चन गवर्नर जी एड्रेस करते हैं। 6 शेड्यूल में लिखा भी है कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है एज़ टू रिलेटेड टू द शेयर ऑफ सच रॉयल्टीज़ की टू अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो वो गवर्नर को रेफ़र किया जाता है। और जितना अमाउंट फिर गवर्नर ने कह दिया अपनी डिस्क्रिशन पे, दैट इज़ डीम्ड टू बी अमाउंट पेबल टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ये डिसीजन उनका फाइनल होगा। तो 6 शेड्यूल में वैसे है क्या, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के, उनके रिलेटेड उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो वो बोलते हैं कि रॉयल्टी कितनी दी जाएगी उन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ट्राइबल जो काउंसिल्स हैं वो भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा, गवर्नर डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए बिल भेजना है, गवर्नर डिसाइड करते हैं। रॉयल्टी कितनी लगेगी, गवर्नर डिसाइड करते हैं। इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस, उनके पास एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी रहता है। पहला, सडनली अगर ऐसा हो कि चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए, या चलो डेथ से पहले अगर अपॉइंट ही करना है चीफ मिनिस्टर को, तो उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी है तो बात ठीक है। बट अगर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, या फिर किसी या चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई, या तो फिर किसे अपॉइंट करना है, या डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब वो कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाए, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगर इफ दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, तो इन सब चीज़ों में वो अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करते हैं। और he also acts as per the according to the directions issued by the president. In this regard, the governor, though has to consult the council of ministers led by the chief minister, acts finally his or her discretion। जैसे कि महाराष्ट्र में जब डेवलपमेंट बोर्ड्स अलग अलग विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा के लिए, गुजरात में डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ, नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर की बात, नागा हिल्स, सुसैंग एरिया, और असम में ट्राइबल एरियाज़ के, इन सब चीज़ों के लिए मतलब गवर्नर एक्ट करते हैं।
तो इसीलिए एक डुअल रोल है गवर्नर का इंडियन सिस्टम में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है वो स्टेट के, सेकेंडली वो प्रेसिडेंट के से इतनी उनकी बात होती है, मतलब कि वो सेंटर के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी एक्ट करते हैं। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर इस हिसाब से। चांसलर भी वो यूनिवर्सिटी के डिसाइड करते हैं, इसमें डिस्क्रिशन होता है उनका। एंड इस पर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ है, प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करने में वाद विवाद हुआ है, रिजर्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिड्रेशन, जिसमें कि कंट्रोवर्सी काफ़ी बार क्रिएट हुई भी है। तो अब अगर हम बात करें कि वीटो पावर्स क्या क्या हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन सब चीज़ों में लेकर, तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, डेडलॉक हो गया, तो इफ़ इट्स पास्ड ईदर सिंगली और एट अ जॉइंट सिटिंग, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने हाथ असेंट दे देते हैं, असेंट नहीं देते हैं, या असेंट रोक देते हैं, फिर वो वापस मतलब असेंट या तो दे देते हैं तो नहीं देते, या रिटर्न कर देते हैं बिल को कि अब दोबारा करके कुछ रिकन्सिड्रेशन के लिए फिर से अगर बिल पास होता है तो अब प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, इसलिए सस्पेंसिव वीटो है उनके पास। गवर्नर के केस में क्या होता है, या तो वो असेंट दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, या फिर वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने बिल की रिकन्सिड्रेशन के लिए रिटर्न करा, बिल वापस होकर आ गया, तो एंड इट्स प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज और हर असेंट, तो अब गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट को भी करना पड़ा, गवर्नर को भी साइन करना ही पड़ेगा। द गवर्नर मस्ट गिव हिज और हर असेंट, या फिर वो रिकन्सिड्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट उनके लिए कर सकते हैं। अब जब कोई स्टेट बिल जो प्रेसिडेंट जी के पास पहुंच चुका है क्योंकि गवर्नर ने भेजा है, तो प्रेसिडेंट जी के पास अब क्या ऑप्शन आते हैं, या तो वो दे सकते हैं तो एक्ट बन गया, नहीं देंगे तो वो बात वहीं ख़त्म होगी, या फिर वो रिकन्सिड्रेशन के लिए भेज सकते हैं वापस। अब जब वो रिकन्सिड्रेशन के लिए भेजते हैं तो द हाउसेस हैव टू रिकन्सिडर इट विद इन 6 months। और अब अगर वो रिकन्सिडर होकर अब वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास ही डायरेक्ट जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाता है। सो अब जब फिर से आया, अब प्रेसिडेंट फिर से भी बाउंड नहीं है, चाहे तो दे दे, नहीं तो ना दे अपना असेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें वो उनको मना कर सकते हैं कि नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ साइन। बट गवर्नर के में ऐसा नहीं होता, पर पार्लियामेंट वाले में ऐसा नहीं होता है। एंड व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर अब उनकी कोई सही नहीं रहती है, नाउ ही इज़ आउट ऑफ द लूप। अब प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में ही होगी जो भी बातचीत होगी, अब ही इज़ आउट ऑफ दैट होल गेम। सो व्हेन द बिल इज़ पास्ड अगेन, वो प्रेसिडेंट को ही डायरेक्टली प्रेजेंट किया जाता है। नाउ गवर्नर का असेंट इज़ नॉट वैल्यूएबल एनी मोर। मनी बिल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट जी का असेंट चाहिए होता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने में, सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है, वो सब तो ठीक है। तो अब अगर या तो ये है वो अपने असेंट दे दें तो बिल एक्ट बन गया, या फिर वो अपने असेंट ना दें तो वो एक्ट नहीं बना। बट ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल। नॉर्मली वो असेंट दे ही देते हैं क्योंकि उनकी ही प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हुआ होता है। अब ऐसे स्टेट बिल के केस में अगर मनी बिल है तो या तो वह गवर्नर असेंट दे दें, या वो असेंट ना दें, या फिर वो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दें। ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, सेम बात है। एंड नॉर्मली वो अपना असेंट दे ही देते हैं। जब एक मनी बिल प्रेसिडेंट के पास आ जाता है असेंट के लिए, क्योंकि रिजर्व हुआ था वो फॉर द कंसिड्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो वो असेंट दे दे तो वो एक्ट बन गया, वो असेंट ना दे, रिकन्सिड्रेशन के लिए बोले, क्या वो बोल सकते हैं यहाँ पर? नहीं, मनी बिल में प्रेसिडेंट भी दोबारा रिकन्सिड्रेशन के लिए नहीं बोलते, एक बार उनके पास अब बिल आ चुका है। सो ही में गिव हिज असेंट और नॉट गिव हिज असेंट, वापस वो नहीं एक्ट कर रिटर्न कर सकते। सेम हिसाब है जैसे पार्लियामेंट के बिल का है ना, वैसे ही है यहाँ पे। एंड व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स द मनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब उनका फिर फर्दर कोई रोल नहीं रहेगा। अगर प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर असेंट टू द बिल, अब उनका एक्ट बन चुका है। अगर नहीं देते हैं तो फिर अब उनका ही इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं जब बोथ द हाउसेज है, आइदर हाउसेज आर नॉट इन द सेशन। इसका मतलब ये है कि वो तब भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं
जब ओनली वन हाउस सेशन, क्योंकि वही दोनों हाउसेस लगते हैं। सेम गवर्नर में कि जब एक हाउस सेशन में नहीं है, दोनों हाउसेस नहीं है, तब भी वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दे कैन बी promulgated by the governor when only one house in case a bicameral is in session because the law can be passed by both houses and not by one house alone। ठीक है, बट जो प्रेसिडेंट के केस में वो कब कर सकते हैं, व्हेन इट इज़ ही और शी सेटिस्फाइड की सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर देंगे, मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। सेम गवर्नर के केस में प्रेसिडेंट की जो पावर है इट्स को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वो उन्हीं मामलों पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। गवर्नर की पावर स्टेट से को एक्सटेंसिव है, वो उन्हीं पर कर सकते हैं जिन पर स्टेट लॉ बना सकता है, एंड इट विल हैव द सेम इफेक्ट जैसे वो पार्लियामेंट का लॉ हो या फिर वो स्टेट का लॉ हो। एक ऑर्डिनेंस का सेम ही लिमिटेशंस लगती हैं जैसे एक नॉर्मल एक्ट पे लगेंगे, मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स है तो वो नहीं हो सकता। एंड ऐसे ऑर्डिनेंस से बात हो गई, ये विड्रॉ भी एट एनी टाइम कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, वो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलते हैं तभी वो उनके एडवाइस पे कर सकते हैं। सिमिलरली गवर्नर के लिए हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं तभी वो उनके एडवाइस पर कर सकते हैं। सेकेंडली ऑर्डिनेंस को जब रीअसेंबल होगा तब वो करना पड़ेगा, एंड उसमें भी यही है कि रीअसेंबल होगा तो वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा विद एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 weeks फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट इट सीजेस टू ऑपरेट अगर पास नहीं होगा। सेम उसी में है कि इट हैज़ टू बी पास, या अगर वो डिसअप्रूव करने का कोई रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर वो बात हो गई। प्रेसिडेंट ही और शी नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, पर गवर्नर के केस में ये है दैट ही और शी कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 cases। पहला केस, if a bill containing the same provisions would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature, if he or she would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for consideration of the president, if an act of the state legislature containing the same provisions would have been invalid without receiving president's assent। मतलब नॉर्मली अगर कोई लॉ बनाते वो और उसमें प्रेसिडेंट की सलाह की ज़रूरत पड़ती, अगर नॉर्मल बिल वाले तरीके से जाते, तो उन्हीं सब केसेस में ऑर्डिनेंस में भी गवर्नर को प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, ही कैन नॉट सरपास द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर की बात करें, मोर और लेस सेम ही है, सिवाय उसके जो मैंने बताया था कि सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, डेथ सेंटेंस वाला फ़र्क, कोर्ट मार्शल वाला फ़र्क, एंड सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकता है गवर्नर डेथ सेंटेंस, पर पार्डन नहीं कर सकता। उसमें तो प्रेसिडेंट को ही आना पड़ेगा, ना ही वो कोर्ट मार्शल वाले केस में इंटरवीन कर सकता है। सो ये तो हमारी हो गई गवर्नर की बात।